जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों यह सीरीज चालू किया गया है टॉप 10 बिहार जीके का, ठीक है, जिसमें 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे बिहार जीके का डिस्कशन के साथ, ठीक है। और ये इसका पहला भाग है। और दोस्तों बिहार जीके का, बिहार करेंट अफेयर्स का प्रतिदिन न्यूज नहीं मिल पाता है, तो कभी कभी गैप हो जाता है, जिस कारण इस सीरीज को चालू किया गया है। तो जिस दिन बिहार करेंट अफेयर्स का वीडियो नहीं आएगा उस दिन ये बिहार जीके का, बिहार टॉप 10 बिहार जीके विद डिस्कशन का आएगा पार्ट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर इसका पीडीएफ भी आप लोगों को चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, पीडीएफ पोस्ट कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। और साथ ही यह भी कमेंट करके बताइए कि यह सीरीज आप लोगों को कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, सु शर्मा मगध के किस वंश का अंतिम शासक था? तो सु शर्मा जो था दोस्तों, यह कण्व वंश का अंतिम शासक था। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और दोस्तों सु शर्मा का हत्या 28 ईसा पूर्व में सिमुक के द्वारा किया गया था। सिमुक जो था वो सतवाहन वंश का संस्थापक था। और मगध पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम जो है वो है हर्यक वंश है, उसके बाद शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, शुंग वंश है और कण्व वंश है, ठीक है। अब चलिए मगध पे शासन करने वाले जितने भी वंश के उसके प्रथम और आखिरी शासक के बारे में जानते हैं। तो हर्यक वंश का प्रथम शासक बिंबिसार था और हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था। उसके बाद आता है शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश का प्रथम शासक था शिशुनाग और अंतिम शासक था नंदीवर्धन। उसके बाद दोस्तों आता है नंद वंश। नंद वंश का प्रथम शासक महापद्मानंद था, अंतिम शासक धनानंद था। उसके आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश का प्रथम शासक हो गया चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक हो गया बृहद्रथ। उसके बाद आता है शुंग वंश। शुंग वंश का प्रथम शासक पुष्यमित्र शुंग और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति। उसके बाद आता है सबसे अंत में कण्व वंश। और कण्व वंश का प्रथम शासक था वसुदेव कण्व और अंतिम शासक था सु शर्मा, जिसको सुशर्मन भी कहा जाता है। और यही आपका सही उत्तर हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, प्राचीन राजगीर कितने पहाड़ियों से घिरा हुआ था? तो 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है राजगीर, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। राजगीर का नाम आया तो इसके बारे में जानते हैं। तो नालंदा में राजगीर है जो कि 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ बिहार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। राजगीर का पुराना नाम ग्रीवस था जो कि मगध की राजधानी थी। राजगीर का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में विश्व शांति स्तूप, सोन भंडार गुफा, मनियारी मठ, सप्तधारा, गर्म जलधारा का झरना प्रमुख है। वसुमतीपुर, बृहदत्तपुर, ग्रीबज और कुशग्रपुर, ये सब जो राजगीर का ही नाम है। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगीर में हुआ था जो कि अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। राजगीर में प्रत्येक 3 साल पर बृहत मालमास मेला का आयोजन किया जाता है जिसमें विश्व भर से पर्यटक आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में पहली बार तुर्क शासक की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो बख्तियार खिलजी के द्वारा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। बख्तियार खिलजी बनारस और अवध के क्षेत्र के सेनापति मलिक का सहायक था। दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्र को छोड़कर गंगा नदी के दक्षिणी मैदान तक तुर्की का अधिकार हो गया था। उसके बाद बंगाल के भी अधिकार क्षेत्र तुर्की के अधीन आ गए थे। बख्तियार खिलजी बंगाल और बिहार के अपने विजित क्षेत्रों को प्रशासनिक इकाई के रूप में संगठित किया और अपनी राजधानी लखनौती बनाया। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। बख्तियार खिलजी ने मिथिला के कर्नाट शासक नरसिंह देव को अपनी अधीनता स्वीकार करने पर बाध्य किया था। बीमारी की अवस्था में बख्तियार खिलजी के एक अधिकारी अली मर्दान ने इनकी हत्या कर दी थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, पटना का नाम अजीमाबाद किसके नाम पे रखा गया था? तो अजीमाबाद जो है ये राजकुमार अजीम थे जो कि मुगल राजकुमार थे, तो मुगल राजकुमार के नाम पे रखा गया था। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। औरंगजेब ने 1704 ईस्वी में अपने प्रिय पौत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया था। राजकुमार अजीम 1704 ईस्वी में पटना को अजीमाबाद नाम दिया और इसका पुनर्निर्माण कराया। बाबर ने मोहम्मद शाह के पुत्र जलाल खां को बिहार का प्रशासनिक नियुक्त किया था। फर्रुखसियर पहला मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में 1713 ईस्वी में हुआ था और यह 1711 ईस्वी में फर्रुखसियर जो है यह बिहार आया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक कब हुई थी? तो पटना में पहली बार स्वराज दल की बैठक हुई थी 2 जून 1923 को, ठीक है। सी ऑप्शन इसका सही हो गया। और पटना में पहली बार स्वराज दल का बैठक 2 जून 1930 ईस्वी को हुआ और बिहार में स्वराज दल के अध्यक्ष नारायण प्रसाद को बनाया गया था। जनवरी 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज दल का गठन किया गया था। स्वराज पार्टी का उद्देश्य चुनाव में भाग लेकर सदन के अंदर जाकर ब्रिटिश सरकार का सशक्त विरोध करना था।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार के कृषक नेता स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन की शुरुआत किस जिला से किया था? तो बिहार के कृषक नेता थे स्वामी विद्यानंद और इन्होंने कृषक आंदोलन का शुरुआत किया था मधुबनी जिला से। डी ऑप्शन सही हो गया। स्वामी विद्यानंद ने कृषक आंदोलन का शुरुआत 1919 में मधुबनी जिला से किया। यह आंदोलन लगान वसूली के क्रम में अत्याचार और जंगल से फल तथा लकड़ी प्राप्त करने के अधिकार को लेकर प्रारंभ हुआ था। और ये इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए दरभंगा महाराज ने 1922 में एक प्रांतीय सभा का गठन किया था। दरभंगा राज्य की स्थापना पंडित महेश ठाकुर के द्वारा किया गया था। जून 1919 ईस्वी में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज्य के विरुद्ध आंदोलन के लिए स्वामी विद्यानंद ने संगठित किया। स्वामी विद्यानंद द्वारा चलाए गए इस यह आंदोलन धीरे धीरे पूर्णिया, सहरसा, भागलपुर और मुंगेर तक फैल गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो बिहार में होम रूल लीग के अध्यक्ष थे मजहुल हक। सी ऑप्शन सही हो गया। और दोस्तों भारत में होम रूल आंदोलन जो है ये आयरलैंड से लिया गया था। उसके बाद बिहार में होम रूल लीग की स्थापना पर विचार विमर्श के उद्देश्य से 16 दिसंबर 1916 को पटना में मजहुल हक के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन किया गया था और इसी सभा में बिहार होम रूल लीग का स्थापना किया गया तथा मजहुल हक को इसका अध्यक्ष बनाया गया। पुणे होम रूल लीग का स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने तथा मद्रास होम रूल लीग का स्थापना एनी बेसेंट ने किया था। वर्ष 1918 में श्रीमती एनी बेसेंट 2 बार पटना आई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस वर्ष पटना युवा संघ का स्थापना किया गया था? तो पटना युवा संघ का स्थापना 1927 में किया गया था। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वर्ष 1927 ईस्वी में पटना युवा संघ का स्थापना मनीन्द्र नारायण राय के नेतृत्व में किया गया था। 1929 में इसकी शाखाएं बिहार के अनेक नगरों में स्थापित किया गया। बिहार युवा संघ का स्थापना 1928 में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस तारीख को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बिहार सचिवालय की इमारत पर झंडा फहराने के प्रयास में 7 छात्र अंग्रेजी सरकार के कार्यवाही में शहीद हो गए थे? तो डेट है दोस्तों 11 अगस्त 1942। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। ठीक है, तो इस डेट से 2 दिन पहले, ठीक है, अर्थात 9 अगस्त 1942 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिस कारण बिहारी छात्रों के द्वारा कड़ा विरोध किया गया। बिहार के सभी शैक्षणिक केंद्रों में हड़ताल किए गए और राष्ट्रीय झंडा फहराया गया। इसी दौरान 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने बिहार सचिवालय की इमारत पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश की। पटना के तत्कालिक जिलाधीश WC आर्चर के आदेश पर इस जुलूस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। जुलूस के 7 छात्र शहीद हुए और अनेक घायल हो गए। शहीद होने वाले छात्रों में उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह और जनपति कुमार थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा बिहार में भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम किस वर्ष रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का स्थापना किया गया? तो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना का स्थापना किया गया था 1770 ईस्वी में। ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही हो गया। अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व वसूली के लिए सर्वप्रथम 1770 ईस्वी में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना की स्थापना की गई। 1770 में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन किया गया जिसे रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहा गया। इस परिषद का अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर को बनाया गया था। तो दोस्तों ये था टॉप 10 10 ही प्रश्न है इसमें शामिल किया गया है, लेकिन 10 पर डिस्कशन लेकर अगर देखा जाए तो कम से कम इसमें 50 से 60 प्रश्न इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो छोटा छोटा वीडियो लाया जाएगा जिसे आप लोग देखने के बाद ज़्यादा लंबा वीडियो होने पे बोरिंग फील करते हैं, तो इसलिए छोटा छोटा वीडियो लाया गया है और 10 ही प्रश्न को शामिल किया जाएगा इसमें। तो जल्द ही लेके आएंगे इसका फिर नेक्स्ट एपिसोड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताइए। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूले तथा अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।